नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात करेंगे हम राम नाम लूट की, नारी शक्ति की, चचा भतीजे की और टॉयलेट की वाली राजनीति की। तो सबसे पहले राम नाम की लूट बताएंगे। 32 साल पहले दो सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी राम पताका लेकर जब निकले तो राम नाम का प्रभाव इस कदर पड़ा कि भाजपा के नाम पर पूरा देश ही भगवा हो गया। आडवाणी की जो मेहनत है अब वो रंग ला रही है और पूरा भारत, ये तस्वीर जो है ये उस वक्त की है जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा कर निकले थे और बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव तब के मुख्यमंत्री ने उन्हें गिरफ्तार करवाया था। तो ये जो राम नाम की यात्रा शुरू हुई 89 में, वो यात्रा आज इतनी प्रबल होकर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को इतना फलीभूत हुई कि केंद्र से लेकर राज्यों तक भाजपा का ही कब्जा है और चारों तरफ जो भारत के नक्शे में भगवा रंग ही नजर आता है। अब राम नाम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की, वहीं से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या अन्य जो दल, राजनीतिक दल जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक, जिनकी जमी जमाई जड़ें थी और कांग्रेस सत्ता में लगातार थी उत्तर प्रदेश में, राम नाम के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति शुरू की, उस पर तमाम राजनीतिक दल जो ताने दिया करते थे उनको, और कांग्रेस भाजपा को सांप्रदायिक कहते 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 उसका सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश से। और अब हालत है कि पूरे देश में कांग्रेस झोली फैलाकर वोटों की भीख मांग रही है कि तमाम समूहों, तमाम जो जाति कुनबों, वो कांग्रेस कहती थी कि भाई वो जातिवादी राजनीति नहीं करते, वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व पर तो उनको भी उतरना पड़ा ना। जो राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, जो कभी इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास कहते थे, राम की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, उनको भी अब अयोध्या में शरण लेनी पड़ी। उन्हें जाना पड़ा राम की शरण में। और अब यही नहीं, अभी ताजे ताजे जो राम भक्त हुए हैं वो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, एक उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और सांसद भी हैं और दूसरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, ये आज गए अयोध्या दोनों, और उन्होंने किस तरीके से वहाँ भजन कीर्तन, संतों का आशीर्वाद, भंडारा, क्योंकि कल इनकी तिरंगा यात्रा अयोध्या से शुरू होनी है, और किस तरीके से इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इनको भी अपनाना पड़ा। तो केजरीवाल गणेश पूजा करवाते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ करवाते हैं। इससे पहले यही नहीं है, इससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के सतीश मिश्रा रामलला के दरबार गए, उन्होंने दर्शन किए और वहीं से अयोध्या से भगवान श्री राम का नाम लेकर जय जय श्री राम करके उन्होंने भी हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और उन्होंने भी अपनी जो प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत राम मंदिर में दर्शन करने के बाद ही किए। अयोध्या में मत्था टेकने के बाद, यानी अयोध्यापुरी जाकर ही उन्होंने अपने जो दर्शन किए भगवान के, उसके बाद राजनीतिक सफर शुरू किया। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस, राहुल गांधी भी अयोध्या गए थे और उन्होंने जो राहुल गांधी ने अयोध्या गए, उन्होंने दर्शन किए, उस काफ़ी पहले की हालांकि बात है। अभी आप देखिए, राहुल गांधी अयोध्या गए और उन्होंने जो इससे पूर्व जो वो उन्होंने अयोध्या में दर्शन किए, कभी इससे पहले उन्होंने अयोध्या की यात्रा नहीं की थी, बाहर ही हनुमानगढ़ी के दर्शन करके चले आए। लेकिन राहुल गांधी को भी जाना पड़ा और प्रियंका गांधी, उनकी बहन, जो इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वो अयोध्या तो अभी नहीं गई हैं, लेकिन उन्होंने राम भक्त हनुमान के चरण पकड़ लिए रायबरेली जाते हुए।
वो तस्वीरें भी अगर होंगी तो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसका जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो कहानी है ना पूरी, उसको उन्होंने पकड़ लिया। अब ये तस्वीरें आपको दिखेंगी, शायद हमारे सहयोगी प्रियंका गांधी की दिखा रहे हैं। ये हनुमान जी राम भक्त, उन्होंने कहा कि चलो राम जी के दर्शन तो करेंगे चल के अयोध्या में, चलो राम भक्त को पकड़ लो, भगवान मिल जाएंगे। तो ये भी एक वो है, एक राजनीतिक सॉफ्ट हिंदुत्व का जो सिस्टम है, जो कुल मिलाकर लब्बो लबाब ये निकला कि जो सारे राजनीतिक दल हैं उनको राम की शरण में जाना पड़ा। सारे राजनीतिक दलों को राम की शरण में जाना पड़ा। प्रियंका गांधी हनुमान जी को पकड़ लेती हैं कि भाई हनुमान जी के दर्शन करती हैं, सतीश मिश्रा चले जाते हैं अयोध्या, राम के दर्शन करते हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह आज गए और उन्होंने, इन दोनों ने तो अद्भुत रास्ता पकड़ लिया, सीधे माँ जानकी की शरण में चले गए। उन्होंने कहा कि माता जानकी अब आप ही राम से सिफारिश लगाओ कि भाई कुछ थोड़ा बहुत हमारी भी झोली में डाल दें। भारतीय जनता पार्टी को तो छप्पर फाड़ के दिया है, झोली भर के दिया है, अरे कुछ थोड़ी बहुत तो कृपा हम पर कर दो। तो राम जानकी मंदिर में जाकर माँ जगदम्बे जानकी के इन्होंने दर्शन किए, महंत जी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, और उससे पहले महंत जी क्या बोले। महंत जी भी बड़े पहुँचे हुए हैं, उन्होंने भी बड़ा घुमा फिरा कर बातें की, राजनीति की चाशनी में लपेट लपेट कर उन्होंने जो बातें कही, जरा सुन लीजिए महंत जी को और उसके बाद मनीष सिसोदिया को। ये शायद तस्वीर कुछ गलत प्ले हो रही है, साथियों से कहेंगे बाइट सुनाएं। हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका झंडा लहरता रहे और राजनीतिक और जीवन का भविष्य उज्जवल रहे, ऐसी मेरी शुभकामना, मंगल कामना। सिद्ध पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या से है। आपको और आपके माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी पार्टी के सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सभी सदस्यों को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना दे रहा हूँ। आप सब राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा ही महान होती है, जनता जनार्दन होती है, जनार्दन की सेवा करते रहें। हम भी तो ये कहते हैं ना, जनता जनार्दन होती, और महंत जी ने भी ये कहा कि जनता जनार्दन होती। भाई जनता जनार्दन है और जनार्दन के बिना कुछ होना नहीं, और भगवान श्री राम भी जनार्दन है, हम सबके जनता से भी ऊपर है। तो ये कुल मिला के मसला थोड़ा सा पेचीदा है, आना सभी को राम की शरण में है। भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, और यूं कहें कि पूरे देश की राजनीति की धुरी अयोध्यापुरी है। अयोध्यापुरी के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति दशकों से घूम रही, कम से कम 3 दशक से तो घूमी रही। और अभी भी इस बार का जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है ना, पक्का ये जान लीजिए, हम पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि अयोध्या के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव रहेगा। आप देखिएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ताना बाना बुन रही है, क्योंकि राम मंदिर जिसकी तारीख विपक्षी पूछते थे ना, वो तारीख बताने के बजाय उन्होंने राम मंदिर ही शिलान्यास ही कर दिया, और अब राम मंदिर तेजी से बनना शुरू है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या बोले, जरा उनको भी सुनिए। अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने, भगवान राम की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और यहाँ सीता माता की जानकी पीठ पर भी मुझे आशीर्वाद मिला है, संत जनों का आशीर्वाद मिला है, मुझे महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, और महाराज जी के आशीर्वाद से, भगवान राम की कृपा से आज दिल्ली में और देश में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो राजनीति चल रही है, उससे पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है, पूरे देश में सम्मान मिल रहा है। तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से दिल्ली में भी उनको सत्ता मिली, और दबे शब्दों में कह रहे हैं भाई राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कल्याण करते हैं सबका, तो मेरा भी कल्याण करें, कहे गए वो बात। अब ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी की कि किस तरह उन्होंने कहा। वही हम कह रहे थे ना, जो आज हमारा जो मुद्दा है ना, राम नाम की लूट है। और ये जो पूरा मसला है ना, कभी संत पुरुषों के मुंह से हमने सुना है कि राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे प्राण जाए जब छूट। तो ये तो एक फिलॉसफी, एक थ्योरी, एक ऐसा जो हम सब मानव जाति के लिए दिया गया, संतों ने, महंतों ने, तुलसी बाबा ने इन बातों को कहा होगा। लेकिन
अब हम कहेंगे कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, तो नेता जो है ना वो राम नाम लूटने के लिए, जो राम नाम का जो यश है, राम नाम का जो प्रताप है, उसको लूटने के लिए नेता अब अयोध्या के इर्द गिर्द मड़रा रहे हैं, घूम रहे हैं, मरड़ा ही रहे हैं। ये जो मड़राना शब्द है ना, बिल्कुल फिट रहेगा। अब यही नहीं है, ओवैसी साहब वो भी अयोध्या से उबर नहीं पाए, उनको भी अयोध्या 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 लगा रहा। भले ही नाम वो फैजाबाद लेते रहे, लेकिन वही राम सर्किट, भगवान श्री राम के आभा मंडल, हालांकि उनका तो पूरे विश्व में आभा मंडल है, लेकिन अयोध्यापुरी के इर्द गिर्द, उसी की पेरी फेरी में, रुदौली में उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की और रुदौली से उन्होंने पूरे देश की तरफ और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से एक निशाना साधा और मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की उन्होंने कोशिश की। और सीधा उनका भी खेल, खुला खेल उनका फरक्काबादी है। वो दबी छुपी बातें नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं के वोट तो उन्हें मिलने वाले रहे, मिलेंगे नहीं। तो सीधे सीधे जो समाजवादी पार्टी का एक थोक वोट बैंक है ना, उसी में स्लाइस करो, यानी कट कर दो। तो ओवैसी साहब ने ये पूरी कहानी कथा काया की। तो अब मुझे कोई याद नहीं पड़ रहा जिसने अयोध्या की परिक्रमा न की हो, चक्कर न लगाए हो, कोई ऐसा व्यक्ति याद नहीं पड़ रहा। अब हमने सारी बातें आप सबको बता दी और इसका मर्म समझा दिया है कि आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, राम नाम की लूट पर बात क्यों कर रहे हैं। आखिर भाई लूटे पड़े हैं, राम का नाम बिल्कुल, राम को बिल्कुल राजनीति में उतार दिया है। पहले भाजपा पर यही लोग आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का राजनीतिक प्रयोग कर रही, अब खुद भी चले गए, क्योंकि ये तय हो गया है इस भारत भूभाग में और उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तय हो गया है कि राम के बिना राजनीति यहाँ हो नहीं सकती। ये तय है, ये कटु सत्य है। इसको इस पे चाहे जितना जो कुछ कोई कहे, लेकिन ये कटु सत्य है। और जब ये सब लोग दौड़ पड़े ना राम नाम जपने के लिए अयोध्या, तो इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव जी, स्वतंत्र देव ने एक ट्वीट भी किया और कुछ तीखी तीखी बात भी की, वो भी जरा सुन लीजिए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा मित्रों। और अटल जी के नेतृत्व में कमल खिला मित्रों। और देश के प्रधानमंत्री बने, जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर 13 दिन में सरकार गिरी मित्रों। और सरकार क्यों गिरी? लोगों ने कहा कि अटल जी सांप्रदायिक हैं। सुषमा जी ने सदन में भाषण दिया कि अटल जी सांप्रदायिक हैं। भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूँ। वंदे मातरम कहना यदि सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूँ। हिंदू कहना यदि सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूँ। 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूँ। मंदिर का निर्माण करना है। देखिए, कुल मिलाकर बात वही घूम फिर कर आ गई जिसे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी बनाने में लगा हुआ था। ये सोच रहा था कि इस देश का जो ताना बाना है वो बहुत सेकुलर है, इसलिए इस ताने बाने में राम को राजनीति में घसीट लाई बीजेपी ना, नुकसान में रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अलग तरीके से सोचती है और बड़े बड़े खिलाड़ी पार्टी में हैं। उन्होंने जिसको वो कमजोरी समझ रहे थे ना, उसको ताकत में बदल दिया। उन्होंने कहा कि राम का नाम लेना सांप्रदायिकता है तो हम हैं सांप्रदायिक। सीना ठोक कर कहा कि सांप्रदायिक हैं हम। हवाला अटल जी का दिया, सुषमा जी का दिया और खुद भी खम ठोक कर कहा कि सांप्रदायिक हैं। खैर, एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात कुछ ऐसे लोगों से कराएंगे जो हमारे वोटर जिनको हम कहते हैं, वो भी कुछ बात कहेंगे और फिर बात करेंगे नारी शक्ति की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंथन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राम नाम की लूट। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से जिसे लोग सांप्रदायिक कहते थे, उस राम नाम की महिमा के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उसको अपनी ताकत में बदल दिया। कहते हैं कि राम की महिमा जिस पर है ना, तो फिर उसका बाल बाका कोई कर नहीं सकता। अब जो जिन्हें हम वोटर कहते हैं, हमारे वोटर बोले सेगमेंट में जरा उनकी भी सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, वैसे वैसे धर्म, जाति, मजहब की सियासत भी अपने आप चरम पे पहुंचती जा रही है। सपा, बसपा, भाजपा जैसे दल जो किसी विकास के एजेंडे पे काम नहीं करते, कोई धर्म के नाम पे काम करता है, कोई मजहब के नाम पे काम करता है, कोई जाति के नाम पे काम करता है। इन मुद्दों को फिर से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता को फिर से 22 करोड़ की जनता को फिर से इन्हीं मुद्दों में उलझा के और मत लेने की कोशिश हो रही है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो नौजवान है वो अपने मूल मुद्दों से हट जाता है। आज नौजवान कहीं ये चर्चा नहीं करता कि हमको कितना रोजगार मिला, कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, कितने विश्वविद्यालय खोले गए, कितने महाविद्यालय खोले गए, कितने रोजगार के मौके हमको उपलब्ध कराए गए। इन सब चीज़ों पे अब चर्चा होनी लगभग बंद हो चुकी है। सोशल मीडिया में भी लोग धर्म की बात करते हैं, कोई जय श्री राम बोलता है, कोई अब्बा जान बोलता है, कोई कुछ भी। मतलब आम हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ये युवा वर्ग की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करते। विधानसभा का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 2022 में पुनः होने जा रहा है और आज हम जनहित के मुद्दों पे बात नहीं करते हुए मंदिर, मस्जिद, इन जैसे मुद्दों पे पुनः वापस आ जाते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि जब चुनाव आ जाता है तो चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, वो सब ऐसे भड़काऊ मुद्दों को ही उछालते हैं, जबकि जो मूलभूत मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है, गांव में दिक्कतें हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, लोग एक दूसरे को उलाहना देते हुए सारी पार्टियां सामने आ जाती हैं। देखिए, ये बहुत न्यूट्रल लोग हैं जिनकी बात हम आपको सुना रहे थे। बिल्कुल न्यूट्रल लोग हैं, ये किसी दल से ताल्लुक़ नहीं रखते। कारोबारी हैं, बेरोजगार लोग हैं, या छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं जो अपना जीवन कह रहे हैं। बड़ी पते की बात इन लोगों ने कही कि भाई कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई दवाई पढ़ाई की बात नहीं करता, लोगों की समस्याएं पे बात नहीं करता। फिर वही आ गया अब्बा जान और पाकिस्तान, जिन्ना, तमाम जो इश्यूज़ उस तरह के जो होते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये माहौल जानबूझकर सांप्रदायिक बनाया जाता ताकि इसमें फ़ायदा हो, लेकिन जो आम आदमी, जो मूलभूत मुद्दे, वो चले जाते हैं। अब जो अगला मसला है हमारा मंथन का, उसकी तरफ बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी की एक तस्वीर पंचायत चुनाव में आपको शायद भूल गए होंगे आप। जिस तरीके से एक प्रत्याशी का गुंडों ने चीरहरण किया था, वो हम तो नहीं भूले कम से कम। और हम भारतीयों की एक समस्या भी है, हमारी याददाश्त भी बेहद कमज़ोर है और इसी का फ़ायदा ये नेता लोग उठाते हैं। ये घटना नीतू सिंह के साथ हुई थी। वह सपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी थी और उनका पर्चा, ये तस्वीरें हैं, ये उस दौर की, ये मतलब ऐसी शर्मनाक तस्वीरें हैं कि हम बहुत करीब से आपको नहीं ये दिखा सकते हैं। ये बहुत ख़तरनाक और बड़ी शर्मनाक तस्वीरें थी उस दौर में, और आज भी हैं और हर दौर में ये रहेंगे। उसके बाद इन लोगों पर कार्रवाई हुई। देखिए किस तरीके से उस महिला का चीरहरण करने की कोशिश की गई, इस बात के लिए कि कहीं वो अपना नामांकन ना करें। एक तरीके से एक तरफ जनमत के अपहरण की कोशिश, एक मूलभूत मौलिक अधिकारों के अपहरण की कोशिश, और दूसरी तरफ ये महिला के साथ इस तरह का सलूक। ये दोनों मसले थे। 2-4-5 दिन मीडिया ने भी हल्ला शोर मचाया, भूल गए।
बहुत सारे काम हैं, भारत पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, बहुत सारे काम हम लोगों के पास में हैं। यही थोड़ी लिए बैठे हुए हैं कि एक महिला का चीरहरण हो गया, होता रहे। इस पर किसी ने पलट के मुझे नहीं याद पा रहा कि कोई मीडिया संस्थान या किसी बहुत पॉलिटिकल लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें पलट के कोई भाव नहीं दिया। अब आप देखेंगे कि प्रियंका गांधी उस समय सांत्वना देने गई थी और अखिलेश यादव जिनकी पार्टी का मसला था, उन्होंने लखनऊ बुलाकर इस महिला से भेंट की थी। अब ये खबर आ रही है कि ये महिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आगे हुआ क्या है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर पक्की है कि वो नीतू सिंह कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और प्रियंका गांधी ने उनसे वादा किया है कि वो उनके साथ जो अन्याय हुआ ना, वो जनता इसका बदला लेगी और वो कोई बड़ी भूमिका में उनको लेकर आएंगी। अच्छी बात है, नारी का सशक्तिकरण बहुत अच्छी बात है। इन दिनों चाचा और भतीजे बहुत चर्चा में हैं। भतीजा है कि वो भाव नहीं दे रहा, हर मंच पे वो कह देते हैं कि भाई छोटे दलों से हम समझौता करेंगे। बार बार चाचा को छोटा कर देते हैं। कई हम पत्रकारों ने कहा भी कि भाई क्या कर रहे हैं आप। उस कह रहे हैं 4 साल से कि हमें समय नहीं मिल रहा है और आप समय देते नहीं हैं। बार बार यही कहते कि अभी मिलने का समय नहीं, अभी विलय का समय नहीं, अभी गठबंधन का समय है। खैर, और शिवपाल जी हैं, बात अखिलेश यादव और शिवपाल की हो रही है। ये बात अखिलेश यादव कहते हैं, शिवपाल यादव कहते हैं कि भाई 4 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भतीजे से मिल लें, लेकिन अभी समय नहीं दिया। एक कार्यक्रम में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री से फ़ोन पे बात हो जाती, लेकिन अखिलेश से मुलाकात या फ़ोन पर बात बड़ा मुश्किल काम है। ये भाई अब चाचा भतीजे का मामला, इसमें हम क्या कहेंगे। ये वही भतीजा है जिसको वो कंधे पर बैठा कर बचपन में स्कूल छोड़ने जाया करते थे। और बहुत जगह वो खुद कह चुके कि हम अखिलेश का एडमिशन कराने गए, हम कितना अखिलेश को प्रेम करते हैं। राजनीति है, जो घरेलू प्रेम है, आपसी प्रेम भी है ना, और जो नफरत, दोनों को सार्वजनिक करना पड़ता है क्योंकि दोनों के अपने राजनीतिक मायने हैं। खैर, अब चाचा ने क्या कहा वो सुना देते हैं आपको, फिर भतीजे की टिप्पणी भी ले लेते हैं इस पर। मैंने तो उस समय बहुत बड़ा कम कर दिया था। मैंने तो सबको जोड़ा था, बहुत लोगों को जोड़ दिया था। अगर सभी वही लोग जुड़े हुए होते तो आज दूसरी स्थिति रही होती। तो कोई नई बात नहीं है। मैंने तो समय ये सब लोगों को जोड़ दिया था, बड़े बड़े लोगों को जोड़ दिया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में बस लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनके साथियों का सम्मान होगा। और बहन जी इस बार बहन जी साथ आएंगे? नहीं, पिछला चुनाव हम उसके साथ लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ, और आने वाले समय में बड़े दलों से हर वक्त ठीक है ताकि छोटे दलों को साथ। सुना, शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारे लोगों को पार्टी में शामिल कर दिया था, बड़ी ताकत लगाई, बहुत सारा हमने काम कर दिया और बहुत सारी बातें कही।
और अखिलेश यादव कह रहे कि भाई उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है, कुछ और भी कर देंगे, जल्दी ही कुछ बात बन जाए। लेकिन एक अंदर की खबर यह है कि मुलायम सिंह के जन्मदिन 12 नवंबर को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ एक मंच पर होंगे और उसी दिन ऐलान हो जाएगा। नेता तो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा, लेकिन कम से कम गठबंधन तो तय मानिए। खैर, हमारी शुभकामनाएं हैं कि किसी तरीके से गठबंधन हो जाए या आपस में परिवार एक हो जाए, क्योंकि परिवार एक हो जाता है तो ताकत बढ़ जाती है। कार्यकर्ता भी प्रसन्न हैं और परिवार के लोग भी प्रसन्न, क्योंकि शिवपाल के बेटे आदित्य का राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। तो शायद भाई के संरक्षण में आदित्य को भी कम से कम राजनीति में कुछ मुकाम मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि शिवपाल जी तो अब काफ़ी राजनीति के कई सावन देख चुके हैं, बहुत लंबा वक्त हो गया उन्हें राजनीति में। अब बात कर लेते हैं टॉयलेट पॉलिटिक्स की। हमने 4 दिन पहले ये मंथन में कहा था कि जैसे जैसे अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तिथि नज़दीक आएगी तो जिन्ना का जिन जरूर निकलेगा। आज वो जिन निकल आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जाट सम्राट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं। बहुत भव्य शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया है, जनसभा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जा चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने। आज भी वो गए थे तैयारियों का जायजा लेने, लगातार कि कहाँ कैसे क्या होगा, कैसे यूनिवर्सिटी बनेगी, प्रधानमंत्री जी कैसे आएंगे, ये सब तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री करने गए हैं। अब यहाँ गणित ये है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने काबुल में आज़ादी से पहले 1920 में एक सेल्फ स्टेट गवर्नमेंट की घोषणा कर दी थी, अपनी एक अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी थी, खुद राष्ट्रपति उसके उन्होंने घोषित किया था। तो बहुत ही हिम्मती, दानवीर, दमदार और बहुत बेहतरीन सम्राट माने जाते थे। वो हाथरस के सम्राट थे और उन्हीं ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हाई स्कूल है, सिटी हाई स्कूल, उसके लिए उन्होंने ज़मीन दी थी। ये तस्वीर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की है। अब हमें तो पता नहीं था कि वो जाट बिरादरी से आते हैं। अचानक जब इस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई और उत्तर प्रदेश के चुनाव की सरगर्मी तेज हुई तो पता चला राजा महेंद्र प्रताप सिंह तो जाट थे। खैर, ये तो राजनीति की महिमा है। बड़ों की राजनीति तो ऐसी है ना कि आपको अपनी पीढ़ियों के बारे में पता ना हो तो 3 पीढ़ियां आपकी खोल कर रख दी अगर आप चुनाव मैदान में उतर गए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपके पूर्वज क्या करते थे और आपके बाबा, दादा, परदादा, विद्या परदादा क्या क्या करते थे। ये राजनीति खोल कर रख देगी जो आपको भी नहीं पता है। तो अब एक तीर से भारतीय जनता पार्टी 2 निशाने साध रही है। एक तो नाराज किसानों को का जो डेंट होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है किसानों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को एक डेंट हो सकता है। तो चूंकि जाट सम्राट के नाम पर स्टेट यूनिवर्सिटी बनाकर जाटों को एक बार साधने की कोशिश है। और दूसरा मसला ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो मसला है ना, जिन्ना की तस्वीर वहाँ पर लगी, ये कहा जा रहा है कि भाई राजा की तस्वीर क्यों नहीं। तो जिन्ना का जो मसला है उसको भी एक तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान, तालिबान, इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे। अब देखिए, हमने जो आशंका जताई थी कि वो जिन्ना का जिन निकलने वाला है, तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो विद्यार्थी विंग है उसके छात्रों ने अब जिन्ना की तस्वीर को टॉयलेट, ये यूरिनल का एक पॉट है, सभी जानते हैं, इसमें रख दिया। तो टॉयलेट वाली पॉलिटिक्स में आ गए। बच्चे हैं, अभी राजनीति की बहुत समझ नहीं होगी कि इस तरह करा जाना चाहिए, लेकिन ये टॉयलेट वाली पॉलिटिक्स आ गई। हो सकता है कल सुबह होते होते जिन्ना के पोस्टर और कहीं लग जाएं, उन पर कालिक पुती हो, उनका और कई भांति भांति से अपमान किया जाए। क्योंकि 2 फायदे हैं इससे। एक तो जाटों को संतुष्ट करने की बात होगी, जाटों में एक नई ऊर्जा भरी जा सकेगी। और दूसरी बात यह है कि जो जिन्ना का मसला है ना, जिन्ना से जो हिंदू मुसलमान वाला एंगल है ना बीजेपी का, वो भी तुष्ट होगा। क्योंकि बीजेपी कहती है ना कि दूसरी पार्टियां तुष्टिकरण करती, तो हम इस जगह तुष्ट शब्द का प्रयोग करेंगे कि वो भी एंगल तुष्ट होगा। खैर, मंथन में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कई मुद्दों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं